हाय, दिस इज सी सेट क्लास नंबर 7। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये जो क्लास है दिस इज इंटीग्रेटेड इन दिस प्रीलिम्स 2022 कोर्स सी सेट क्रैश कोर्स। प्रीवियस क्लासेस में हमने नंबर सिस्टम देखा है, फ्रैक्शंस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, एलसीएम एंड एचसीएफ। आज की क्लास में हमने एवरेज भी देख लिया है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे परसेंटेज। ओके, सो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? पर मतलब प्रति, सेंट मतलब 100। तो परसेंटेज मतलब होता है पर 100 में, पर 100 दैट इज कॉल्ड परसेंटेज। तो मैथमेटिक्स में किसी भी चीज को 100 के हिसाब से बताना है कि 100 में से ये कितना होगा, कोई भी नंबर है आउट ऑफ 100 हमें बताना है, तो वो कहलाता है परसेंटेज। तो मैथमेटिक्स में कोई भी रेशियो है जो फ्रैक्शन ऑफ 100 बता रहे हैं, 100 इज सेंट्रम, सो दिस इज 100, तो ये कहलाता है परसेंटेज। तो एक एब्रिविएशन है लैटिन वर्ड का पर सेंटम। तो परसेंटेज हमेशा 100 के फ्रैक्शन में बताया जाता है। जैसे 15% है मतलब 100 में से 15 है, 125% है 125% है मतलब 100 में से 125 है, सो दिस इज परसेंटेज। इसको ऐसे लिखा जाता है, x परसेंट का मतलब होगा x/100। 50% का मतलब होगा 50/100। जहां भी ये साइन लिखा है ना, डिवाइडेड बाय 100 करना है उसे, तो दिस इज x/100, 50/100। 3/2 दिया है, 3/2 का मतलब क्या होता है? अगर इसको परसेंटेज में लाना है, जैसे ये एक फ्रैक्शन है, परसेंटेज में लाना है तो क्या करेंगे, 3/2 इंटू 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 150%। 3/2 करिए, दिस इज 1.5 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 150%। ओके, सिमिलरली 0.051 एक फ्रैक्शन दिया है, इस फ्रैक्शन को पर 100 से कैलकुलेट करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 5.1%। सो व्हाट इज परसेंटेज? पर 100 में हम उस फ्रैक्शन को बता रहे हैं, तो वो कहलाता है परसेंटेज। अब बहुत सारे फ्रैक्शंस होते हैं ना, इनका हमें रेडीमेड पता होना चाहिए कि जहां भी 5% दिया है, एक्चुअली परसेंटेज और फ्रैक्शन में क्विक कन्वर्जन हमें पता होना चाहिए, इससे कैलकुलेशंस इजी हो जाते हैं। 5% है मतलब 5, जहां परसेंट लिखा है डिवाइडेड बाय 100, तो 5/100 कितना हुआ, 1/20। सी, 5% इज 1/20। 10% है मतलब 10% लिखा है डिवाइडेड बाय 100, मतलब 1/10। 12 1/2% है, इसको हमने सीखा था कैसे लिखते हैं इस फ्रैक्शन को, 12 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 25 से 2। ये क्या हो गया, 25/2। परसेंटेज लिखा है तो अपॉन 1/100, 25 4 टाइम्स गया, 4 इंटू 2 8, तो ये हो गया 1/8। सिमिलरली 15% कितना होगा, 15/100 दैट इज इक्वल टू 3/20। 20% 1/5, 25% 1/4। एक्चुअली कैलकुलेशन ऐसे इजी होते हैं, जैसे आपको लिखा है, बताया है कि किसी भी नंबर का 25% करना है, वो नंबर 16 है। अब डायरेक्ट कैलकुलेशन के बजाय अगर आपको पता है 25% मतलब 1/4 होता है, तो आप 16 का 1/4 कर दोगे, दैट इज आंसर इज 4। तो क्विक हो जाता है इससे कैलकुलेशन। सिमिलरली 40% क्या होगा, 2/5, 50% 1/2, 60% 3/5, 70% 7/10, 75% 3/4, 80% 4/5। तो ये कुछ बेसिक्स हैं, ये हमें क्विकली हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए, परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज। जैसे कई बार लिखा हुआ है कि आपको से 1/20 ऑफ अ पार्ट है, तो वो कितना परसेंट होगा, वो होगा 5%। ओके, ये आगे अपन प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे ना, तो वहां बहुत काम आएगा परसेंटेज। अब दूसरा इक्वेशन ऐसा होता है, जैसे किसी जगह लिखा हुआ है x% ऑफ y है, x प्रतिशत है y का, ऑफ के बाद जो भी डिजिट होता है ना, मतलब x है, परसेंटेज जहां भी लिखा होता है उसको डिवाइडेड बाय 100 करते हैं अपन, तो x/100, ऑफ मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो इसको मैथ्स में कैसे लिखेंगे, x परसेंटेज मतलब डिवाइडेड बाय 100, ऑफ y मतलब इनटू y, तो दिस इज x/100 इंटू y। ओके, तो परसेंटेज वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, अगर उसमें नेगेटिव दिया है तो सर्टेन केसेस में इसका मतलब है कि वो क्या हो रहा है, डेप्रिशिएशन हो रहा है, वहां पे डिक्रीज हो रहा है कुछ। ओके, अब जैसे ये बताइए, 35% ऑफ अ नंबर 1112 है, तो नंबर क्या होगा?
मैथ्स में लिखिए 35% मतलब डिवाइडेड बाय 100 ऑफ नंबर x अज्यूम कर लेते हैं। तो 35% ऑफ x 112 है। 35 जहाँ परसेंट लिखा होता है तो डिवाइडेड बाय 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, x इज इक्वल टू 112। बस 100 को इधर लाइए, 35 को डिनोमिनेटर में भेजते हैं तो x हो जाएगा 112 इंटू 100 डिनोमिनेटर 35, तो x हो गया 320। दिस इज वेरी सिंपल। बस यही याद रखना है, परसेंटेज मतलब डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। ओके, जैसे ये बताइए, इन अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स 70% ऑफ द पर्सन्स आर मेल, 30% ऑफ द पर्सन्स आर मैरिड, 2/7 ऑफ द मेल्स आर मैरिड, देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फीमेल्स इज सिंगल। अब ऐसे पढ़ने में तो ये बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, इसको अपन मैथ्स में कन्वर्ट करते हैं। लेट अस अज्यूम, परसेंटेज वाले सवालों में ना एक परसेंट में कर रहे हैं अपन, पर 100 में, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि 100 पर्सन है यहाँ पे, अज्यूम कर लेते हैं। और 100% लेते से ये कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, हम इसको एक्स भी कर सकते थे, बट 100 करते हुए ये थोड़ा ईजी हो जाता है। सो लेट देयर आर 100 है। अब यहाँ क्या लिखा है, मैथ्स लिखते हैं। 70% पर्सन्स हैं वो मेल है, तो 100 में से 70% मेल है, मतलब मेल कितने हुए 70। फिर क्या लिखा है, 30% ऑफ द पर्सन्स आर मैरिड, तो मेल कितने हैं 70 हैं, मैरिड कितने हैं 30 है। अब टोटल 100 पर्सन्स हैं, अगर 70 मेल हैं तो फीमेल कितनी हुई, 100 माइनस 70 दैट इज 30 फीमेल है ग्रुप में। 100 पर्सन्स के ग्रुप में मेल 70 है तो फीमेल 30 हो गई। मैरिड अगर 30 है तो बाकी बचे अनमैरिड हुए तो वो 70 हो गए। तो ये कैलकुलेशन आ गया। अब नेक्स्ट लाइन क्या लिखा है, 2/7 ऑफ द मेल्स आर मैरिड, ऑफ लिखा है मतलब मल्टीप्लाई, 2/7 ऑफ मेल्स मैरिड, मतलब मैरिड कितने थे 70, 2/7 ऑफ 70 कर देंगे तो ये आ गया 20। तो मैरिड मेल आ गए, तो मैरिड फीमेल कितनी होगी, मैरिड फीमेल होगी टोटल दिस 30 माइनस टोटल मैरिड कितने थे 30 थे, टोटल मैरिड 30 थे, मैरिड मेल हो गए 20, तो मैरिड फीमेल कितनी होगी 30 माइनस 20 दैट इज 10। अब अपने पास मैरिड फीमेल भी आ गई, तो सिंगल फीमेल कितनी होगी, टोटल फीमेल 30 थी, मैरिड 10 है, तो 30 माइनस 10 कितना हो गया, 30 माइनस 10 सिंगल फीमेल हो गई 20। अब हमें फ्रैक्शन पूछा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फीमेल्स इज सिंगल। तो देखो सिंगल फीमेल कितनी है 20, ऑफ फीमेल्स पूछा है तो टोटल फीमेल कितनी है 30। तो जब भी ये लिखा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फीमेल इज सिंगल, तो सिंगल है 20, टोटल है 30, तो फ्रैक्शन कितना हो गया 20/30 दैट इज 2/3। सिंपल। तो बस मैथ्स में करना है, 100% अज्यूम किया, मेल इतने हैं फीमेल इतनी हुई, मैरिड इतने हैं तो अनमैरिड इतने हुए, 2/7 ऑफ मैरिड निकाला, टोटल मैरिड में से मेल मैरिड हटाया तो फीमेल आ गया, सिंगल फीमेल का फ्रैक्शन निकाल लिया 20/30 2/3। ओके, अब ये बताइए, एक कैंडिडेट है उसने अटेम्प्ट किए 12 सवाल एंड सिक्योर्ड फुल मार्क्स इन ऑल ऑफ देम। इफ यू ऑब्टेन 60% इन द टेस्ट एंड ईच क्वेश्चन कैरिड इक्वल मार्क्स, देन व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द एग्जाम। टोटल कितने क्वेश्चंस थे वहां पे। तो देखो उसने अटेम्प्ट कितने किए, 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और उसको फुल मार्क्स मिल गए ऑल ऑफ देम में, और ऑब्टेन्ड 60% इन द टेस्ट की, और उसने टोटल जो टेस्ट था उसका केवल 60% उसने ऑब्टेन किया, एंड ईच क्वेश्चन कैरिड इक्वल मार्क्स। तो लेट अस अज्यूम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, x है। अब टोटल जो थे उसने 60% ही अटेम्प्ट किए, तो 60% ऑफ x निकाल दें, पर टोटल अटेम्प्टेड तो 12 दिए हुए थे, तो 60% ऑफ x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 20। 60% ऑफ x इज इक्वल टू 12, तो परसेंट मतलब डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 20। ओके, तो ये एक बेसिक फॉर्मूलेज भी होते हैं इसमें, ये एक्चुअली इतना भी यूटिलिटी नहीं होता है, अगर अपन सिंपल बेसिक लॉजिक से देखें तो सवाल वैसे भी सही हो जाता है, इतना हमें फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे परसेंटेज चेंज निकालना है, न्यू अमाउंट माइनस ओरिजिनल अमाउंट अपॉन ओरिजिनल। एक चीज़ हमेशा याद रखना है, परसेंटेज हमेशा ओरिजिनल पे आता है, बेस जो होता है। तो अगर जैसे चेंज हुआ तो जितना चेंज हुआ अपॉन बेस इंटू 100%, तो वो परसेंटेज चेंज आएगा। बस अब बड़ा है तो पॉजिटिव हुआ, कम हुआ तो नेगेटिव, कोई चेंज नहीं हुआ तो जीरो, बस ये याद रखना है।
डू नॉट वरी अबाउट दिस फॉर्मूला, ये बहुत ऑब्वियस है, क्वेश्चन में अपने आप समझ में आ जाता है, चेंज अपॉन ओरिजिनल करना है और उससे अपना आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी ग्रू फ्रॉम 20 लाख टू 22 लाख, 20 लाख से 22 लाख पॉपुलेशन बढ़ी, चेंज हुआ ना, तो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज, कैसे निकालेंगे, चेंज कितना हुआ, 20 लाख से 22 लाख हुआ, मतलब 2 लाख का पॉपुलेशन चेंज हुआ। परसेंटेज हमेशा बेस पे निकालते हैं, तो बेस क्या था 20 लाख, चेंज अपॉन बेस इंटू 100%, तो चेंज कितना हुआ 2 लाख, बेस था 20 लाख इंटू 100%, तो चेंज कितना हुआ 10% यहाँ पे पॉपुलेशन चेंज हुई। अब ये बताइए, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस बाय 20%, कमोडिटी की प्राइस बाय 20% इंक्रीज हुई है, देन बाय हाउ मच परसेंट अ हाउस होल्डर रिड्यूसेस कंजम्पशन ऑफ दैट कमोडिटी सो एज नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर, महंगाई बढ़ रही है, कीमत बढ़ गई चीज़ों की, तो हमको कितना उसका क्वांटिटी कम करना पड़ेगा, बिकॉज तनख्वाह तो उतनी है, तो ओवरऑल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे। ऐसे जब भी सवाल आते हैं ना, इसके फॉर्मूले भी होते हैं, बट फॉर्मूले से बेटर होता है सिंपल ऑब्वियस जो इसमें लिखा हुआ है, डायरेक्ट उससे सॉल्व हो जाता है। जैसे प्रेजेंट प्राइस मान लेते हैं 100 रुपए थी, है ना, 20% बढ़ी, तो नई प्राइस कितनी हो गई 120 रुपए हो गई, 20/100, 20 रुपए बढ़ा तो टोटल 120 हो गई नई प्राइस। पुरानी प्राइस 100 थी, नई प्राइस हो गई 120। पुराना कंजम्पशन एक्स था, नया कंजम्पशन हो गया वाई, पर जो पुराना जितना टोटल था वो नए टोटल के बराबर ही होगा, तो 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 120 इंटू वाई, बिकॉज टोटल पैसे तो उतने ही है, प्रेजेंट प्राइस और कंजम्पशन, न्यू प्राइस और कंजम्पशन, तो 100x इज इक्वल टू 120y, तो y कितना हो जाएगा 100/120x, y हो जाएगा, इसको नीचे 120 में लिखते हैं, तो y इज इक्वल टू 100/120 इंटू एक्स। बस अब हमें क्या करना है, परसेंटेज चेंज निकालना है। परसेंटेज क्या होता है चेंज, चेंज अपॉन बेस, चेंज अपॉन बेस इंटू 100%, तो चेंज कितना हुआ, ये नया था ये पुराना है, तो चेंज कितना हुआ y माइनस एक्स, और y तो 100/120x है, तो चेंज कितना हुआ दिस माइनस दिस। अब ऑब्वियसली यहाँ पे प्राइस बड़ा है तो ये कम हुआ होगा, तो नेगेटिव अपन ने ऑब्वियस मान लिया कि ये वैल्यू कम है, तो चेंज अपन ने क्या कर लिया x माइनस वाई लिख दिया, बिकॉज प्राइस बड़ी है तो ये ऑब्वियसली कम हुआ होगा, तो हमने x माइनस वाई किया और y की वैल्यू आ गई 10/12 जो यहाँ से आई, तो चेंज अपॉन बेस क्या है x, चेंज अपॉन x बेस इंटू 100% किया तो ये आ गया 100/6%, मतलब 16 2/3%। हमें क्या याद रखना है, पहला प्राइस ये था, नया प्राइस 120 हो गया, प्राइस बढ़ा ना, पहले कंजम्पशन x था, नया कंजम्पशन y हो गया, ये जो टोटल है, दो टोटल खर्चा तो सेम ही है, तो 100x इज इक्वल टू 120y, तो y इज इक्वल टू 100/120x, सो परसेंटेज चेंज हो गया, चेंज अपॉन बेस इंटू 100%, 100/6 16 2/3। ये लिखने का तरीका होता है, जैसे 100/6 है ना, तो 6 1 इज द 6, फिर बचा 4, तो फिर 6 6 36, फिर उसके बाद 4/6 आया तो इसको 2/3 करके ये लिख दिया, ओके 16 2/3। तो एक एक तरीका ये होता है, हमेशा याद रखना है जो बेस होता है ना उसके अकॉर्डिंगली आप परसेंटेज निकालते हो, परसेंटेज चेंज हमेशा ओरिजिनल चीज होती है एक्स। तो अब एक ऐसे सवाल भी आते हैं कि पहले एक शॉपकीपर ने A% बढ़ाया फिर B% बढ़ाया तो टोटल कितना बढ़ा, रिलेटिव हो जाता है इसमें। वैसे तो ये भी सिंपल 100 के टर्म से अपन निकाले तो हो जाएगा, जैसे पहले अपन ने 10% बढ़ाया तो 110 हो गया, फिर इसका 10% बढ़ाया तो अब की बार 11 बढ़ेगा, इस तरीके से ये सॉल्व हो जाता है। बट इसका एक फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, कोई भी सक्सेसिव इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ परसेंटेज में, तो अगर दो सक्सेसिव परसेंटेज चल रहे हैं तो उनका इक्वल होता है a प्लस बी AB/100, ये पहला प्रतिशत दूसरा प्रतिशत तो मल्टीप्लाई अपॉन 100%। तो नेट इफेक्ट टू सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज इन फैक्टर एंड डिक्रीज इन अदर फैक्टर होगा a प्लस बी AB/100%, ये नेट हम बता देते हैं इसे, या नेगेटिव हो जाएगा अगर परसेंटेज डिक्रीज हुआ है। एक्चुअली परसेंटेज अभी अपन जो पढ़ रहे हैं ना ये बस बेस है, परसेंटेज का एप्लीकेशन आता है प्रॉफिट एंड लॉस में, डिस्काउंट में, एरिया में, पॉपुलेशन में, आगे इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चंस देखते हैं। अब जैसे कोई सपोज एंटिटी पहले साल x% बढ़ी,
फिर y% बढ़ी, फिर z% बढ़ी। अगर इस तरीके से बढ़ रही है तो उसका फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं, इनिशियल अमाउंट 100 प्लस x अपॉन 100, 100 प्लस y अपॉन 100, 100 माइनस थर्ड ईयर डिक्रीज हुआ था तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस z। तो इंक्रीज मतलब पॉजिटिव, डिक्रीज मतलब नेगेटिव। ये फॉर्मूले से ऐसा डरना नहीं है, बिना फॉर्मूले के भी बहुत आसानी से परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इसको मैं आगे बताता हूँ। जैसे ये है, शॉपकीपर है, उसने प्राइस ऑफ गुड पहले 10% बढ़ाया, डिमांड बढ़ने लग गई तो उसने 20% और बढ़ा दिया। तो एक्चुअल प्रॉफिट उसको कितना हो रहा है, दो में बताइए। तो पहले ए फिर बी फिर ए बी अपॉन 100, तो ये हो गया 32%। बिना फॉर्मूले के करते हैं, पहले 100 रुपए थी उसकी प्राइस, है ना, नई प्राइस में उसने 10% बढ़ाया तो 110 रुपए प्राइस हो गई। दूसरी बार उसने 20% बढ़ाया तो 110 का 20% कितना होगा, 110 का 20%, दिस इज 1/5, 5 टू ज़ा 10, 5 टू ज़ा 10, 5 टू ज़ा 10, तो ये कितना हो गया 22। तो नई प्राइस कितनी हो गई 22 रुपी और बढ़ा दिया तो 132 हो गई। अब देखो इनिशियल 100 थी, फाइनल 132 थी, तो परसेंट कितना बढ़ा 32%। एक ही बात है, डायरेक्ट फॉर्मूले से करो या फिर सिंपल अप्रोच से करो। आई प्रेफर सिंपल अप्रोच बिकॉज सिंपल अप्रोच को इतना अच्छा बना लेते हैं कॉन्सेप्ट्स को कि हमें फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत कभी पड़ती ही नहीं है। फिर हर चीज़ आप ओरल कर लोगे कि ये 100 था, 10% बढ़ा तो 110 हो गया, फिर इस पे 20% बढ़ा तो 22 बढ़ा, मतलब टोटल 132 हो गया। तो 32% का राइज हुआ। ऐसे टिप्स में ओरल सॉल्व हो जाते हैं ये सवाल। ओके, अब फर्दर और अगर अपन फॉर्मूले देखें तो ऐसा हो सकता है ए इज मोर देन और लेस देन बी बाय x%, तो b इज लेस देन और मोर देन a बाय 100x, 100 प्लस माइनस x%। कई बार ये होता है कि a की सैलरी b से 100 ज़्यादा है तो b की सैलरी a से कितना कम है बताइए। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हो जाता है। अगेन डू नॉट वरी अबाउट इट, सिंपल मैथ से ये बिना फॉर्मूले के ये सारी चीज़ें याद हो जाती है। अननेसेसरी फॉर्मूले याद करके कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। फिर अगर ये पॉपुलेशन में भी सवाल आता है, पॉपुलेशन अपन कंपाउंड इंटरेस्ट में आगे पढ़ेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में P1 प्लस R अपॉन 100 ये फॉर्मूला होता है। तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है परसेंटेज एटसेट्रा से, R% से, तो ये आगे ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। दिस वी विल टॉक इन कंपाउंड इंटरेस्ट इन डिटेल। तो जैसे एक ये देख लेते हैं, प्राइस ऑफ टेलीविजन सेट हुआ इंक्रीज 25% से, 25% से उसका प्राइस बढ़ा। What percentage should the new price be reduced to bring the price back to the original level? मतलब 25% से प्राइस बढ़ा दिया, अब अगले स्टेज में कितना डिस्काउंट दें, कितना प्राइस कम करें कि प्राइस वापस ओरिजिनल लेवल की हो जाए। ऐसे सवालों में सीधा सीधा मैथ्स लिखना चाहिए कि जैसे प्राइस ऑफ टीवी 100 है, मान लेते हैं प्राइस ऑफ टी 100 है, इंक्रीज कितना हुआ 25%, तो प्राइस ऑफ टीवी नया कितना हो गया 25% बढ़ा, 100 का मतलब 25 रुपए बढ़ा, तो नया प्राइस हो गया 125। ओके, अब वापस हमें प्राइस कितना लाना है 100 लाना है, ताकि जो रिडक्शन है वो वापस जीरो हो जाए, रिडक्शन से वापस जो प्राइस राइज है वो जीरो हो जाए। तो रिडक्शन टू गेट प्रीवियस प्राइस कितना करना पड़ेगा अपन को, 125 को वापस 100 बनाना है तो 25 रुपये कम करने पड़ेंगे। तो परसेंटेज रिडक्शन कितना हुआ, चेंज कितना हुआ, बट अब बेस प्राइस ये आएगी बिकॉज इसके रेस्पेक्ट में अपन रिडक्शन कर रहे हैं ना कि 100 के। चेंज कितना किया 25, ये ओल्ड हो गया, ये न्यू हो गया और ये चेंज हो गया। चेंज कितना हुआ 25 विद रेस्पेक्ट टू ओल्ड 125 और न्यू प्राइस आ रही थी 100, तो चेंज कितना हुआ ओल्ड माइनस न्यू 25 विद रेस्पेक्ट टू ओल्ड, तो 25 अपॉन 125 इंटू 100 होगा यहाँ पे, तो दैट इज 20%। मतलब पहले 25% का हाइक कर दो, फिर 20% का डाउन कर दो, तो प्राइस वापस बैक टू बेसिक हो जाता है, उतना ही प्राइस वापस हो जाता है। ओके, कॉन्सेप्ट बस यही याद रखना है, चेंज कितना हुआ और विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, परसेंटेज विद रेस्पेक्ट टू व्हाट। ये 25 कम करना है विद रेस्पेक्ट टू दिस, ताकि जो प्राइस न्यू आ जाए वो 100 आ जाए, तो ये ओल्ड होगा, तो 25 अपॉन 125 इंटू 100। इट इज वेरी सिंपल, बस यही याद रखना है, चेंज एंड विद रेस्पेक्ट टू व्हाट दैट चेंज। ओके, अब जैसे ये बताइए, पॉपुलेशन है 35,002, 3,52,800 एट प्रेजेंट, इंक्रीज हुआ रेट 5% से, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर। वैसे तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, प्रिंसिपल इतना, रेट इतना, टाइम इतना, P1 प्लस R अपॉन 100 पावर n इसका फॉर्मूला होता है, पुट इट यू विल गेट द आंसर।
परसेंटेज इसलिए इसको अज्यूम कर लिया बिकॉज रेट यहाँ पे प्रतिशत में दिया हुआ था। अब जैसे ये सवाल है, देर आर 100 स्टूडेंट्स हैं पर्टिकुलर क्लास में, 60 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, 30% प्ले फुटबॉल, 10% स्टूडेंट प्ले बोथ द गेम। अगर अपन टोटल 100% मान लेना, इन सबको अपन ऐड कर सकते हैं। 60% क्रिकेट है, 30% फुटबॉल है, 10% दोनों गेम है। तो 60%, अगर 100 स्टूडेंट थे तो 60% ने क्रिकेट खेला तो वो 60 हो गए, 30% ने फुटबॉल खेला तो वो 30 हो गए, 10% दोनों खेलते हैं तो वो 10 हो गए। अब जब अपन काउंटिंग करेंगे तो 60 + 30 अपन ने काउंट कर लिया 90। बट इन दोनों में ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो दोनों खेलते हैं तो वो 2 बार काउंट हो जाते हैं। वो क्रिकेट में भी वो 10 स्टूडेंट काउंट हो गए, फुटबॉल में भी 10 स्टूडेंट काउंट हो गए, तो ये 10 2 बार काउंट हुआ है। तो ऐसे सवालों में इधर -10 करना पड़ता है। तो ये जो स्टूडेंट हैं जो स्पोर्ट्स खेलते हैं क्रिकेट एंड फुटबॉल, इनका नंबर होगा 60 + 30। एक बार 10 यहाँ पे कॉमन ऐड हुआ, एक बार 10 यहाँ, तो -10 करना पड़ता है, तो दैट विल बिकम 80। अब 80% जो हैं, 80 स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो वो स्टूडेंट्स क्या हुआ जो स्पोर्ट्स नहीं खेल रहे, टोटल में से 80 सब्सट्रैक्ट कर दो, दैट इज 20। इजी। बस पढ़ना अच्छे से है और उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से करना है, मैथ्स में उसको लिखना है। मैथ्स में लिखते ही ना चीजें एकदम क्लियर हो जाती है। ओके। 5/12 of 2/5 of 20% of a number is 252. फाइंड द नंबर इज वेरी इजी क्वेश्चन। जहां जहां ऑफ लिखा है उसको मल्टीप्लाई में लिख दो। तो 5/12 ऑफ 2/5 ऑफ 20 में परसेंट, 20 जहां परसेंट लिखा है तो नीचे 100 लिख दो। ओके। तो और टोटल नंबर क्या है, ऑफ अ नंबर, नंबर हमें पता नहीं, एक्स मान लेते हैं। तो 5/12 ऑफ को मल्टीप्लाई लिखा, 2/5 ऑफ को मल्टीप्लाई लिखा, 20% है तो डिवाइडेड बाय 100 ऑफ नंबर एक्स था इज इक्वल टू 252। बस इसको उधर ट्रांसपोर्ट करो और x इज इक्वल टू हो जाएगा 7560। वेरी इजी। ओके। A man spends 30% of his income on food, 12% on house, 24% on miscellaneous. Saving at the end of the month is only 810. तो उस पर्सन की इनकम कितनी है? इनकम नहीं पता, लेट अस अज्यूम इनकम है x। 30% उसका फूड में हो गया, 12% हाउस रेंट में हो गया, 28% मिसलेनियस। तो बचा कितना? 30 + 12 + 28 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं 100 से, तो 30% उसका सेविंग आ गया। बट ये 30% सेविंग तो 810 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 30% ऑफ इनकम इज इक्वल टू 810। तो 30% ऑफ एक्स इनकम इज इक्वल टू 810। तो ऑफ लिखा है मतलब मल्टीप्लाई, तो 30/100, परसेंट लिखा है तो डिवाइड, 30/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 810। बस एक्स को अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करो, एक्स आ जाएगा 2700। वेरी इजी। Rent of a house is increased from 5,000 to 5,500. Find the actual percentage change in the price of the original rent. प्राइस ऑफ द ओरिजिनल रेंट में परसेंटेज चेंज निकालना है। परसेंटेज चेंज निकालना है मतलब ओरिजिनल रेंट पे बेस्ड चेंज कितना हुआ, 5.5 - 5, 500 रुपए चेंज हुआ। परसेंटेज चेंज क्या हुआ, अब परसेंटेज हमेशा ओरिजिनल पे आता है। चेंज कितना हुआ, 500, किसके रेस्पेक्ट में हुआ, 5000, बिकॉज ओरिजिनल क्या था 5000। 500/5000 इंटू 100, तो ये हो गया 10%। ओके। परसेंटेज चेंज हमेशा ओरिजिनल में आता है। ओरिजिनल 5000 था, चेंज हुआ 500, तो दिस इज 10%। वेरी इजी। ये बताइए, कॉस्ट ऑफ अ बाइक लास्ट ईयर था 17,000, कॉस्ट दिस ईयर 19,000। तो बताओ परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ कॉस्ट में, चेंज कितना हुआ 2000 रुपए का। ओरिजिनल क्या था 17,000 था, तो परसेंटेज कितना हुआ, चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100%, 11.76%। वेरी इजी। ए की सैलरी 50% ज्यादा है देन बी, देन व्हाट परसेंट बी सैलरी इज लेस देन ए सैलरी। अब इसका एक फॉर्मूले वगैरह बहुत सारे होते हैं, फॉर्मूले हम कितने याद रखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट हमें याद होने चाहिए बस। देखो, जब भी ऐसे सवाल आते हैं, लेट अस अज्यूम ए का सैलरी 50% ज्यादा है बी से, तो लेट अस अज्यूम बी का सैलरी 100 है। हमने 100 इसलिए लिया था कि कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। ए का सैलरी 50% ज्यादा है बी से, तो बी का सैलरी 100 ले लिया। तो ए का सैलरी 50% ज्यादा है मतलब 50 रुपए ज्यादा है, तो ए का सैलरी 150 हो गया। सिंपल। डिफरेंस कितना आया 50। अब बस परसेंटेज चेंज निकालना है। परसेंटेज चेंज कितना आया 50, किसके रेस्पेक्ट में, देखो व्हाट परसेंट बी सैलरी इज लेस देन एज सैलरी।
ए की सैलरी के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो परसेंटेज 50 हुआ, ए की सैलरी थी 150, तो 50 अपॉन 150 इंटू 100 33.33%। तो हमेशा बस ये याद रखना है, चेंज अपॉन किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिनल किसके रेस्पेक्ट में, इंटू 100%, तो वो परसेंटेज चेंज आ जाए। कोई ज़रूरत नहीं है फॉर्मूले वगैरह याद करने की, दिस इज सो सिंपल, विद इन 30 सेकेंड्स आंसर यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, इफ द प्राइस ऑफ कोल बी रेज बाय 25%, फाइंड बाय हाउ मच अ हाउस होल्डर मस्ट रिड्यूस इज कंजम्पशन ऑफ इस कमोडिटी नॉट टू इंक्रीज इज एक्सपेंडिचर। रिपीटेटिव क्वेश्चन है, टोटल इसमें बस हमें सेम करना है और परसेंटेज चेंज निकालना है। अब इधर भी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। प्राइस पहले मान लेते हैं 100, कंजम्पशन है x, नया प्राइस कितना है, रेज हुआ है, तो नया प्राइस 125 हो गया, तो कंजम्पशन कम हुआ होगा क्योंकि प्राइस बढ़ गई है, तो वो y मान लेते हैं। दिस y इज लेस देन x। टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना है, तो 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 125 इंटू वाई, सो वी गेट y इज इक्वल टू 4/5 ऑफ x। चेंज कितना हुआ, चेंज हुआ से x बड़ा था y कम था, तो x माइनस वाई चेंज हुआ, तो x माइनस वाई, y मतलब 4/x, तो x माइनस वाई को लिखो x माइनस 4/5x, तो ये आ गया 1/5x। वेरी सिंपल। अब परसेंटेज चेंज निकालना है, चेंज ये है किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, ओरिजिनल के रेस्पेक्ट में, और ओरिजिनल कितना था x, 1/5x अपॉन x इंटू 100 दैट इज 20%। वेरी इजी। ओके, कुछ और सवाल देखते हैं। इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज बाय 50%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया। वैसे ये एरिया का है बट यहाँ भी परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लग रहा है। लेट अस अज्यूम क्यूब में क्या होता है, सारी साइड्स बराबर होती है। एज ए है, ए था 50% बड़ा, 50% ऑफ ए कितना होता है, a/2, तो a प्लस a/2 नई एज हो गई, a प्लस a/2 3a/2 हो गई। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a² होता है, 6 फॉर्मूला होता है, ये जो सरफेस है इसका a इंटू ए, लेंथ इंटू ब्रेथ a² हुआ, ऐसी 6 सरफेस है तो टोटल 6a² हो गया। ओके, न्यू एरिया कितना होगा, न्यू एरिया में ये पुराना दिस 3a/2 डालो, तो 6 इंटू 3a/2 नया एज था स्क्वायर, 13.5a² आ गया। तो इंक्रीज कितना हुआ, दिस माइनस दिस मतलब 7.5a² इंक्रीज हुआ। फॉर्मूला लगाओ, इंक्रीज कितना हुआ 7.5a², विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल क्या था a², तो परसेंटेज कितना हुआ 7.5a² अपॉन ओरिजिनल a² इंटू 100%, तो ये हो गया 125% का इंक्रीज होगा। वेरी इजी। एक मैन है, सेव कर रहा है 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी। अकाउंट ऑफ डियरनेस ऑफ थिंग्स ही इज टू इंक्रीज हिज मंथली एक्सपेंसेस बाय 15%। 20% वो सेव करता है बट डियरनेस महंगाई के कारण मंथली एक्सपेंसेस उसके 15% बढ़ गए। अब उसके पास केवल 400 रुपये ही बच रहा है एबल टू सेव, तो उसकी मंथली सैलरी कितना होगा। मैथ्स लिखते हैं, ऐसे सवालों में सीधा सीधा लिखना चाहिए, इनकम लेट 100, एक्सपेंडिचर कितना है 80, 20% सेव कर रहा है तो 80% खर्चा कर रहा है, तो एक्सपेंडिचर हो गया 80, सेविंग कितनी हुई 20 रुपये, तो 100 रुपये में ये इसका हिसाब है। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर कितना हुआ 15% हुआ, खर्चा 15% बढ़ गया, तो पहले खर्चा कितना था 80 था, 15% ऑफ 80 बढ़ गया, तो 15% ऑफ 80 कितना होगा 12 रुपए, तो अब नया खर्चा कितना हो गया 80 प्लस 12 मतलब 92 रुपये, 92 रुपी इज द न्यू एक्सपेंडिचर। अब तनख्वाह तो उतनी है, 92 रुपये खर्चे हो गए, तो बचत कितना हुआ 8 रुपये हुआ, सेविंग 8 रुपये हुआ। अब देखो 100 रुपये इनकम थी तो 8 रुपये उसकी सेविंग थी, मतलब 8 रुपये सेविंग थी तो 100 रुपये इनकम थी, 400 रुपये सेविंग होगी तो इनकम कितना होगा, यूनिटरी मेथड। 8 रुपये इनकम थी तो 8 रुपये सेविंग थी तो 100 रुपी इनकम थी, 400 रुपी अगर दिस इसका सेविंग होगा तो ये कितना होगा, यूनिटरी मेथड ऐसे निकालते हैं इसे, 8 पे 100 है तो 1 पे कितना हुआ 100 अपॉन 8, तो 400 पे कितना होगा 100 अपॉन 8 इंटू 400, तो ये कितना हो गया, दिस इज 5000। ओके, तो 5000 इज द आंसर, नई उसकी एक्चुअल सैलरी 5000। दो सैलरी है एबीसी, तीन सैलरी है एबीसी की 1:2:3 रेशियो में, सैलरी ऑफ बी एंड सी टुगेदर 6000 है, तो व्हाट परसेंट ऑफ द सैलरी ऑफ सी मोर देन दैट ऑफ ए। ऑफ ए लिखा है तो ये याद रखना है ऑफ ए के हिसाब से परसेंटेज निकलेगा, परसेंटेज चेंज निकालते हैं ऑफ ए। जब भी ऐसे सवाल आते हैं रेशियो के, इनको x 2x 3x मान लेते हैं, x 2x 3x।
अब यहाँ पे क्या दिया है, सैलरी ऑफ बी एंड सी टुगेदर 6,000 है, तो 2x प्लस 3x 6,000 हो गया, तो x हो गया 1,200 रुपये। x 1,200 आ गया, मतलब ए की तनख्वाह है 1,200 रुपये, बी की है 2,400 रुपये और सी की है 3,600 रुपये। ओके, अब एक्सेस ऑफ सी इज ओवर ए, सी माइनस ए करो, 3x x, तो सी माइनस ए कितना हुआ, सी की सैलरी 3,600, ए की सैलरी 1,200, डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस कितना होगा 3,600 1,200 2,400। परसेंटेज आउट ऑफ किसके निकालना था, ए, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ए का सैलरी आएगा, ए का सैलरी 1,200, तो 2,400 इज द चेंज अपॉन 1,200 इज बेस इंटू 100, तो ये 200% का डिफरेंस आ गया, वेरी इजी। अब ये एक पैराग्राफ देखते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज इन जनरल वोलाटाइल है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन जनरल वोलाटाइल, ये भी 2020 का है, सारे मैं पुराने ईयर के ही अभी देख रहा हूँ जितने आरसीज है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन जनरल वोलाटाइल है, फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मोर वोलाटाइल है बिकॉज द अवेलेबल इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज आर सिग्निफिकेंटली ग्रेटर, दैट इज द एंटायर वर्ड। तो पूरे वर्ल्ड में अवेलेबिलिटी है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वोलाटाइल होता है, क्योंकि द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी लेफ्ट टू एफडीआई, इसीलिए जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है उसके लिए अपन एफडीआई पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। Current FDI inflow volatile है over time across sector and regions, which is a necessary consequence of their search for the highest return. Actually FDI में भी ये लोग देखते हैं किस जगह ज़्यादा फायदा हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली वो अपना इन्वेस्टमेंट भी कंट्री टू कंट्री, सेक्टर टू सेक्टर चेंज करते हैं और इसीलिए वोलाटिलिटी आ जाती है। एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज आर अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट, जैसे नोकिया ने बंद कर दिया चेन्नई में एफडीआई रैप पूरा वहाँ पे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, तो अनस्टेबल अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे आया, एम्प्लॉयमेंट अनस्टेबल। एक्सेंचुएशन ऑफ इनकम एंड रीजनल इनइक्वालिटी, probable positive consequence of foreign investment is the inflow of new tech and subsequent diffusion। तो एक पॉजिटिव क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से नई टेक्नोलॉजी आती है और वो डिफ्यूज भी होती है, जल्दी जल्दी वहाँ पे ग्रोथ आता है, डिफ्यूज होती है टेक्नोलॉजी, लोअर टीयर पे भी पहुँचती है। However, the technology diffusion is not at all certain because the existing state of physical and human capital in India may prove inadequate for the diffusion। बट ये जो फ़ायदा है टेक्नोलॉजी डिफ्यूजन का वो भी सर्टेन नहीं है, बिकॉज हमारा जो फिजिकल ह्यूमन कैपिटल है वो शायद इनएडिक्वेट है उसको एब्जॉर्ब करने पे, डिफ्यूज होने पे। तो इस आर्टिकल में क्या लिखा है, एफडीआई वोलेटाइल होती है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन जनरल वोलेटाइल होता है, एफडीआई वोलेटाइल होती है बिकॉज वर्ल्ड में ये मार्केट्स ढूंढते रहते हैं, जहां बेटर रेवेन्यूज है ये भी एफडीआई भी शिफ्ट होती है। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी एफडीआई पे नहीं डाल सकते हैं एम्प्लॉयमेंट की, इससे एट टाइम्स इनइक्वालिटीज भी आती है। एफडीआई से पॉजिटिव चीज़ें भी है बट हम उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, फिजिकल ह्यूमन कैपिटल इनएडिक्वेट है इंडिया में। ये पैराग्राफ है। अब इसमें ना कुछ हमको खुद की लर्निंग्स भी देखनी होती है और एक नंबर 1 रूल होता है, कोई भी स्टेटमेंट जो इंडिया को रॉन्ग लाइट पे दिखा रहा है या गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उससे आउटराइटली गलत जा रहा है, उसको क्रिटिसिज्म मतलब अन अन अनप्रोवोक्ड क्रिटिसिज्म वहां पे हो रहा है, आउटराइटली गलत है, वो स्टेटमेंट सही नहीं होता है। रिलाइंग ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द लॉन्ग रन इज नॉट एन इकोनॉमिकली साउंड पॉलिसी। तो ठीक है, लॉन्ग रन पे अगर अपन केवल फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे डिपेंडेंट रहेंगे तो ये इकोनॉमिकली साउंड पॉलिसी नहीं होगी। ये मतलब सही है, इसको गलत करना बहुत मुश्किल है। पॉलिसीज मस्ट बी अंडरटेकन टू रिड्यूस वॉलेटिलिटी इन फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में कम करना है, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। पॉलिसीज मस्ट बी अंडरटेकन टू रिड्यूस वॉलेटिलिटी इन फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये जो वॉलेटिलिटी है ये ग्लोबल लेवल पे, इंडिया इसको कैसे चेंज करेगा ग्लोबल लेवल पे पॉलिसीज। पॉलिसीज मस्ट बी अंडरटेकन टू स्ट्रेंथन डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अब देखो यहाँ डोमेस्टिक लिखा हुआ है, डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, दिस इज ट्रू। वैसे भी इस स्टेटमेंट को गलत करना बहुत डिफिकल्ट है, मतलब उल्टा इसका सोचो, पॉलिसीज ऐसी हो कि हम डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आए, गवर्नमेंट क्या कभी ऐसा करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, हम तो इनफैक्ट इनवाइट करते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट शुड बी गिवन प्रायोरिटी ओवर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ऐसा कुछ रूल नहीं है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी दो। सब्सटेंशियल पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ शुड बी अंडरटेकन, ये ऐसा सवाल है ना, इसको गलत कर ही नहीं सकते अगर गवर्नमेंट एग्जाम्स की स्पेशली बात करें। मतलब सब्सटेंशियल पब्लिक इन्वेस्टमेंट एजुकेशन हेल्थ में नहीं लेना चाहिए,
क्या ये सही होगा स्टेटमेंट? अगर कोई ऐसा बोले कि हेल्थ एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्या वो कभी सही होगा? नहीं होगा। तो ये तो करेक्ट होना ही होना है। तो ये जहां पर 5 है ना वो हटा दो, मतलब ये या ये ही आंसर है इसका, 135 या 245, क्योंकि 5 इज राइट। एजुकेशन हेल्थ में हमें सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट करना है। अब पब्लिक इन्वेस्टमेंट शुड बी गिवन प्रायोरिटी, ये बहुत फार फेच्ड है, ऐसा नहीं है। पॉलिसीज स्ट्रेंथन करे डोमेस्टिक, अब ये 3 भी होना ही होना था, हम डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते, तो 3 तो होगा ही होगा, 5 भी होगा। सो दिस बी इज द आंसर। ओके, बी इज द आंसर। ऑलराइट, तो इस टाइप के जो आरसीज आते हैं ना, उसमें हमें एक चीज ये भी याद रखना है कि कोई भी वो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होता है जो आउटराइटली अगेंस्ट गवर्नमेंट, अगेंस्ट वैल्यू सिस्टम जा रहा है। यूजुअली वो ऐसा फिट नहीं बैठेगा, उसको अपन सही नहीं बनाएंगे एजम्पशन को। ओके, सो द राइट आंसर इज बी 1, 3 एंड 5। तो ये सवाल हैं परसेंटेज के, इसके मैं कुछ क्वेश्चंस भी आज शेयर कर दूंगा, ट्राई टू सॉल्व देम एंड रिवाइज। सो दिस इज परसेंटेज एंड आरसी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।